नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बनाई हुई रणनीति पर आगे चल रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सब अपनी उसी पुरानी रणनीति पे, यानी कि जो कारगर रणनीति हो और जो हमें लाभदायक हो, उसको अपनाए होंगे। और किसी भी स्ट्रेटजी को बार बार बदलना जो होता है वह अपने आप को धोखा देने के बराबर होता है। तो उसी रणनीति को बनाए रखते हुए आप सभी 25 मई को आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहिए और निरंतर जो है वह अपनी उसी रणनीति को धार देते रहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पुराने वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि अब जो यह पीरियड चल रहा है, जो यह टाइम चल रहा है, यह रिवीजन टाइम है। इसमें हम कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जो है हमको फोकस करना है, और फोकस के साथ साथ उसको किस तरीके से पढ़ना होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप सभी जो है वह पढ़ते होंगे, मराठा एम्पायर पढ़ते होंगे, ठीक। उस पे आने वाले जो सबसे पहले जो छत्रपति थे उसको आप पढ़ते होंगे। देन जो 1713 के बाद जो पेशवा आते हैं, लाइमलाइट में पेशवा का पद तो पहले भी था, लेकिन जो लाइमलाइट में आता है और एक इम्पॉर्टेंट जो है वह पद बन जाता है, तो उस पद पे आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके क्रम को भी आप देखते होंगे, उनको भी देखते होंगे। लेकिन यदि आपने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि चाहे हम मराठा एम्पायर पढ़ें, चाहे मुगल पढ़ें, तो हमको एक ऐसा वे है उसमें जो अगर यदि हम उसको स्टडी करते हैं तो जो क्वेश्चन बनेंगे वह हमको जो है वह हमारे द्वारा करने योग्य रहेंगे। किस तरीके से, आप मान लीजिए मराठा पढ़ते चले गए, अब आपने वहां पे जो आने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम तो जान लिए, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि किस क्रम में वो आए, ठीक। तो यदि आप पुराने वर्ष के जो है वह प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई करते समय हायरार्की पर भी ध्यान देना होता है। इसके अलावा यदि एग्जाम्पल दे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो आप नदियां पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते होंगे, गंगा नदी पढ़ते होंगे, उनकी सहायक नदियों को पढ़ते होंगे। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो नदियों से क्वेश्चन बने हैं, लेकिन कैसे बने हैं वह आपको तब पता चलेगा जब आप पीवाई क्यूज देखेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक नई जो है वह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह सीरीज जो होगी स्टूडेंट, पुराने प्रश्नों को यानी कि 2019 से 2024 तक के एक एक सब्जेक्ट को हम उठाएंगे और उनमें आए सभी प्रश्नों को जो है वह चैप्टर वाइज, ईयर वाइज आपके समक्ष रखेंगे। इस जो यह जो सीरीज है स्टूडेंट, इसको चलाने का यही मकसद है कि आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आए, कोई सब्जेक्ट आप रिवाइज करें तो किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, किस तरीके से जो है उसको, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको रिवाइज करते समय हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह पूरा का पूरा आज का हमारा सेशन उसी पे डेडिकेटेड होगा, और आने वाले भी सेशन जो होंगे वह जल्द ही 2-4-10 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है, यानी कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सभी के पीवाईक्यूज 2019 से 24 तक आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो आपको कहीं किसी दूसरी बुक खरीदने की या कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ट्रेंड को हमारे साथ ही साथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। सबसे पहले हम 2024 के प्रश्न देखेंगे और इसी तरीके से करते हुए 23, 22, 21, 20 और 19 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आज का हमारा सेशन होगा वह एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो 2024 में जो हमारा प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित जो पहला प्रश्न आया था स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। आप पाएंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन इस इतिहास के इस पोर्शन से हर वर्ष आ रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके ट्रेंड को जो है समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस पूरी सीरीज का सिर्फ यही मकसद होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो है वह इन सब का उत्तर क्या होने वाला होगा आप ये सब पहले से जानते ही होंगे या तो जान जाएंगे। लेकिन मेन जो इस पूरे सेशन का जो मकसद हमारा है वह है ट्रेंड को एनालिसिस करना और किस तरीके से हम अपने रिवीजन को जो है वह स्ट्रेटजी उसकी बनाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी प्राचीन भारत में जो है वह इतिहास से बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन लगातार उठाता है। तो आप ध्यान रखिए यह बात सत्य है और बुद्धिज्म और जैनिज्म से संबंधित रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाना यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी होगी वह इस ट्रेंड एनालिसिस में हम स्पष्ट हो जाएगा हमारे सामने। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की पर्सनल जानकारियों पे जो है वह क्वेश्चन आया। इससे पहले भी यदि आपने एक बार देखा होगा तो एक क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का संबंध जो है वह किस किस जो है वह नगर से या शहर से या स्थान से रहा है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि पर्सनल जानकारियों को जो है वह उठाया गया और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे हमें पता चला कि उनकी पर्सनल जो है वह जानकारियों के बारे में भी जो है वह क्वेश्चन पूछेंगे, ना सिर्फ कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है और उसका जो है वह साहित्य क्या है। उससे अलग होके भी गौतम बुद्ध पे पर्सनली कुछ क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं। तो आपको एक टॉपिक यहाँ से एनालिसिस करने पे मिला कि हमको जो है वह गौतम बुद्ध के पर्सनल जीवन से भी जो है वह व्यक्तिगत जीवन से भी कुछ तैयारियां करके जानी होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन देखने से यह पता चला। आप सभी जानते होंगे कि यह जो तीनों नाम हैं इन तीनों नामों को जो है वह उनके संदर्भ में उपयोग किया जाता रहता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट वह हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी तो ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा जो है वह कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन जो है वह कुछ सोर्सेज में तीनों को जो है वह यहाँ पे बताया गया है। तो अगर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है अगर आंसर की जब आएगी तो इसको हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो है वह फिलहाल में यदि देखें तो शाक्य मुनि और तथागत जो है वह यह तो कंफर्म है। यह जो न्याय पुत्र है इस यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। तो इसको जो है वह देखते हैं और इसकी सही जो आंसर है अभी के लिए फिलहाल के लिए 2 और 3 माना गया है। ठीक, तो आप इस ट्रेंड को पहचानिए और गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म इन सब से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अपने रिवीजन की स्ट्रेटजी में जो है वह शामिल कीजिए। ठीक, जैसे जो न्यायपुत्र है स्टूडेंट, यह कुछ सोर्सों में दिया गया है कि यह जो है वह महावीर स्वामी जो कि जैनिज्म के जो है वह 24वें तीर्थंकर से उनसे संबंधित है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह शाक्य मुनि तथागत जो है वह अभी के लिए फिलहाल हम इसको मानते हैं और ऑफिशियल जब आंसर किया जाएगी तो उसमें इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर तो बी होगा, लेकिन उत्तर क्या है यह आप भी देख सकते हैं और हम भी, लेकिन हमें जो है इस सीरीज को PYQ को देखने का सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। ठीक, चलिए एक पहला क्वेश्चन 2024 का दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुछ पुरातात्विक जो है वह स्थल दिए गए हैं, कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और वह कौन से स्थान में है वह दिया गया है
और विवरण दिया गया है। तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत से संबंधित जो स्थान थे स्टूडेंट, यानी कि जो प्लेसेस थे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा यदि तो कुछ नाम दिए गए हैं और उन नामों को यह पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है, यानी कि यह व्यापार केंद्र थे और इसके अलावा सैन्य केंद्र थे या शैक्षणिक केंद्र थे या फिर बंदरगाह थे। तो आप देखेंगे कि नामों को लेकर निरंतर जो है वह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक, तो यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ें तो उनमें आने वाले स्थान जो होंगे, नाम जो होंगे, उन स्थानों के जो नाम होंगे वह किससे रिलेटेड होंगे, क्या खासियत होगी उनकी, तो यह देखना जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का ट्रेंड जो है वह लगातार यूपीएससी फॉलो कर रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि साल दर साल नामों से संबंधित, स्थान के नामों से संबंधित, वह किससे संबंधित है उससे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे चंद्रकेतुगढ़, यह उड़ीसा से यहाँ पे दिया गया है और व्यापार बंदरगाह है। इसके अलावा यदि आप कुछ नामों को इसमें पकड़िए, जैसे इनाम गांव, तो इनाम गांव आपको यहाँ पे सभी दिए हुए नामों में हमारे समझ से कि आपको आसान लग रहा होगा और आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इनाम गांव की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यह महाराष्ट्र से संबंधित था और ताम्रपाषाण स्थल था। आप सब इतना बेसिक जानते होंगे क्योंकि यह काफ़ी इजी दिख रहा है। चारों में से 3 तो काफ़ी कड़े दिख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है इनाम गांव, इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा यानी कि जो दूसरा जो है वह मैच है, यह क्या है, यह सही सुमेलित किया गया है। तो अब इस आधार पर यदि हम एलिमिनेट करने के लिए जाएं तो हमारा डी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है जो हमारे लिए ए और बी। तो 50-50 पर जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम आ चुके हैं। ठीक, तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो 50-50 पर चांस लिया जा सकता है, लेकिन यदि आप जानते होंगे कि चंद्रकेतुगढ़ जो है स्टूडेंट यह उड़ीसा से न संबंधित होकर किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। ठीक, तो पश्चिम बंगाल से जो है स्टूडेंट यह संबंधित है। ठीक, और यह एक क्या था, पुरातात्विक स्थल था। ठीक, तो इस प्रकार यदि ऑप्शन ए भी यदि हम एलिमिनेट कर देते हैं तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे समझाने का यही मतलब है कि आप 50-50 तक पहुंचिए किसी भी तरीके से और फिर वहां से जो है आप चांस लेने की कोशिश कीजिए। ठीक, और हमारी जो स्ट्रेटजी होगी अब रिवीजन की, बचे हुए जो हमारे पास 90-95 दिन है, तकरीबन 90 दिन, तो उसमें जो है हमारी स्ट्रेटजी यही होने वाली है स्टूडेंट कि हम सब जो है वह नामों को अच्छे से ध्यान में रखें, वह किससे संबंधित थे, उनकी जो विशेषता थी, उनकी जो विशेषता थी वह किससे संबंधित थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार जो है वह प्राचीन भारत इतिहास में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2024 का ही क्वेश्चन है कि उपनिषदों में जो है कोई नीति कथा नहीं है, कोई नीति कथा। तो आप जानते हैं अपेक्स जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो हाईली जो एक्सट्रीम क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं, केवल, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई नहीं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तकरीबन अक्सर गलत हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट क्या है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से जो है वह पुराणों से भी पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी जो है वह पहले हुई थी। तो आप ध्यान देखेंगे स्टूडेंट, तो जो यह पैरबल होता है, नीति कथा, यह कुछ कथाएं होती हैं। ठीक, जैसे आपने जातक कथाओं के बारे में सुना होगा, तो इसी प्रकार से प्रचलित कुछ कथाएं होती है जो कि उपनिषदों में जो है वह होती थी। तो इस प्रकार जो है वह पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो उपनिषदों की जो रचना है वह पुराणों से पहले हुई थी, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि जो साहित्यिक डेवलपमेंट है हमारा, जैसे कि यदि आप ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो ऋग वैदिक काल में जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद की जो है वह रचना हुई। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट उनसे संबंधित कुछ ब्राह्मण की रचना हुई, जैसे आपने सुना होगा शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार के जो है वह
ब्राह्मणों की रचना हुई, और उसके बाद स्टूडेंट उपनिषदों की जो है वह रचना होनी शुरू हुई। ठीक, उपनिषदों की रचना हुई, फिर उसके बाद पुराणों की रचना हुई, वेदांग जो होते हैं उनकी रचना हुई। तो इस प्रकार से एक क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो जो साहित्यिक डेवलपमेंट है हमारे जो है वेदास की, पुराण जो है उन सब की, उपनिषदों की, तो उसको जो है हमें ध्यान में रखना होगा। और वह किस जो है वह ब्राह्मण से संबंधित है, कौन सा वेद, उसके जो पुरोहित है वह किस कौन है। तो इस सब को थोड़ा थोड़ा हमको जो है वह अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी में शामिल कर लेना होगा। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह सही होता है, और इसी के साथ सही होने से हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का जो ट्रेंड है लगातार बना हुआ ट्रेडिशनल ही है, लेकिन पी वाई क्यू को एनालिसिस न करने की वजह से हम उसको जो है वह समझ नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 2023 के देखेंगे। तो 2023 में आने वाले प्राचीन इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुरीची जो है वह किस रूप में सुविख्यात थे। तो आप फिर से एक बार देखेंगे कि कुछ नाम दिए गए स्थानों के, और यह किससे जो है वह संबंधित थे। ठीक, तो किससे संबंधित थे, तो अभी हमने 2024 में भी जो प्रश्न आया था इमाम गांव वाला, तो वहां पर बताया था कि स्थानों के नाम इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यूपीएससी की दृष्टि से। तो आप जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते समय इसको टैकल कैसे किया जा सकता है। तो आप जब भी कोई बुक पढ़ें एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें आने वाले सभी नामों को बारीकी से देखें, किससे संबंधित थे, उनकी विशेषता क्या थी, उसको देखें। ठीक, तो यह जो सभी जो है यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं यह दक्षिण भारत के जो है वह समुद्र पत्तन थे, यानी कि बंदरगाहों से संबंधित यह नाम दिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यानी कि संगम कविता में वर्णित वट किरुतल की जो है वह प्रथा से को जो है वह स्पष्ट करता है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और वट किरुतल जो है यह एक प्रथा थी जो कि संगम कविता में वर्णित है। तो यह कथा जो है वह किससे संबंधित आपको दिखेगी। तो आप सभी जो है इसको देखेंगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि जैनिज्म में एक प्रथा होती थी संलेखना, तो उसी प्रकार से उसी तरीके से जो है वह रिलेटेड यह एक प्रथा थी जो कि संगम काल में जो है वह प्रचलित थी। तो यदि आप संगम काल जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यह शब्द देखने को मिल जाएगा। तो संगम काल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि संगम काल से भी रिलेटेड उसके साहित्यिक डेवलपमेंट, उसकी जो तीनों जो समिति की बैठकें हुई थी उन वह और उनमें जो रचनाएं हुई थी इंपॉर्टेंट रचनाएं, उनसे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। ठीक, तो यदि आप देखेंगे तो वट किरुतल, तो यह युद्ध में जो पराजित राजा थे, युद्ध में पराजित राजा का जो है वह आमरण जो है वह अनशन अनुष्ठानिक मृत्यावरण करना, यानी कि जो राजा युद्ध में पराजित हो जाता था तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए वह क्या करता था, आमरण अनशन का जो है वह अनुष्ठान करता था। और यही जो प्रथा थी संगम काल में वह कही जाती थी वट किरुतल। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चनों की फ्रेमिंग की जा रही है। अन्य जो एग्जाम यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं आप इसको भी पढ़ के कुछ हद तक जो है वह आप वहां तक पहुंचने को जो है वह कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे से जो है वह स्ट्रेटजीफुल तरीके से पीवाईक्यू को एनालिसिस करके यदि स्टडी करेंगे तो निश्चित ही तौर पर लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप जो है वह आसानी से उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 2023 का ही क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जो है वह निम्नलिखित युगमों पर जो है विचार कीजिए। तो साहित्यिक कृति आ गई। तो अभी हमने कहा था कि साहित्यिक डेवलपमेंट एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आपको साहित्यिक
साहित्यिक पार्ट पे भी ध्यान रखना होगा। तो साहित्यिक में देखेंगे कि कौन इसके रचनाकारों के बारे में पूछा गया है। यदि आप हम इन सभी को देखें, जैसे कि देवी चंद्रगुप्त हो गया, हमीर जो महाकाव्य है, मिलिंद पन्ह हो गया, और नीति वाक्यामृत हो गया। तो इस सब को यदि हम देखें तो आपको देखेगा कि एक जो है वह मिलिंद जो पन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह आसान है क्योंकि यह लगातार जो है हमको चर्चा में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है यदि हम देखेंगे तो इस जो यह हमारा जो क्या है, सही सुमेलित है। तो एक तो हो गया। बात करें देवी चंद्रगुप्त की, देवी चंद्रगुप्तम की, यह भी आसान दिख रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके रचनाकार जो है वह कौन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त गुप्त काल के यह जो है कवि थे विशाख दत्त, तो उनकी रचना है देवी चंद्रगुप्त। ठीक, तो हमारा एक ऑप्शन चला गया, यानी कि सभी चार तो नहीं हो सकते। अब इन तीन में से कोई एक हो सकता है, एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद यदि हम साहित्यिक डेवलपमेंट पे जो है वह लिटरेचर का जो डेवलपमेंट था उसको यदि हम ध्यान में रखकर अपने रिवीजन को करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वह बनने के आसार रहेंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा स्टूडेंट वह होगा 3, यानी कि यह जो तीनों जो है वह रचनाएं हैं वह सही रूप से सुमेलित है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वह करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह भी 2023 से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, यानी कि आत्मा जो होती है स्टूडेंट यह केवल जंतुओं में या फिर जो पौधे होते हैं उनमें नहीं, उनकी जो है पर्सनल संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं में, प्रवाहित जलधाराओं में और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी जो है वह है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया। अब यह पूछ रहा है कि यह किस जो है वह धर्म से संबंधित है। तो आप सभी यदि देखेंगे तो जो हमारा यह शैव और वैष्णव है यह हिंदू धर्म से संबंधित है। और हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से यदि देखेंगे तो जीवों में और पौधों में जो है वह आत्मा मानी जाती है। बाकी जैसे कोई शिला पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो उन्हें निर्जीव माना जाता है। तो यह दोनों ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो जाएंगे। बचा हमारा जो क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो यदि आप देखेंगे कि बुद्धिज्म जो है यह जो है स्टूडेंट, यदि आप थोड़ी सी फिलॉसफी पे उसके ध्यान दिए होंगे तो यह आत्मा के जो है वह कॉन्सेप्ट को ही क्या कर देता है, नकार देता है बुद्धिज्म। तो जब आत्मा है ही नहीं तो यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी बुद्धिज्म के हिसाब से गलत हो गया। और बात करेंगे कि जैनिज्म, तो आत्मा को यह मानता था, आत्मा को स्वीकार करता था। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट यह जो है वह जैनिज्म से संबंधित रिलेटेड जो है वह स्टेटमेंट था। तो इस तरीके से आप जो है वह इस स्टेटमेंट के आंसर तक पहुंच सकते थे। तो एग्जाम हॉल में काम रहना, अच्छे से सोचना, यह हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जैनिज्म बुद्धिज्म तो है ही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास के संबंध में जो अलेक्जेंडर री और लॉन्गहर्ट्स और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, यह किस गतिविधि से संबंधित थे। तो इसमें से एक नाम भी यदि आप अलेक्जेंडर री को देखेंगे तो आपको पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा, और यह पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। तो यह इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन था, लेकिन आसान था। इसको आप अगर सारे नामों को न जानते हो, एक दो नाम भी यदि आपने कहीं पे भी सुना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है वह इजिली हैंडल कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम 2022 के क्वेश्चंस पे। आप देखेंगे कि 2024 में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमें देखने को मिले थे एंशिएंट हिस्ट्री से। 2023 में हमको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसी प्रकार से ट्रेंड बना हुआ है, उसको समझिए। क्वेश्चंस को जो है वह किस प्रकार से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जा रही है, कौन कौन से चैप्टर से फ्रेमिंग की जा रही है, यही हमारे इस सेशन का जो है वह इंपॉर्टेंट एम होगा। ठीक,
तो 2022 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यह है कि कुछ जो है वह राजा दिए गए हैं और राजवंश दिए गए हैं और इनको यह जो है वह सुमेलित करना है कि यह जो राजा हैं वह इसी दिए गए राजवंश से संबंधित है या फिर नहीं। तो हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारत के इतिहास में जो वंश आए हैं, राजा आए हैं, उनकी हेरारकी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही हमें यह भी पता रखना होगा कि कौन कुछ इम्पॉर्टेंट जो राजा होंगे वह जो है वह किससे रिलेटेड जो है वह रहे हैं। ठीक, तो इसको जो है हमें ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो यदि हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे नानुक की, तो दिया गया है चंदेल वंश। तो नानुक जो है स्टूडेंट यह चंदेल वंश से संबंधित थे। तो जो है हमारा पहला स्टेटमेंट है यह सही दिखाई दे रहा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। बात करें जयशक्ति की, तो जयशक्ति परमार वंश से संबंधित नहीं थे स्टूडेंट, जयशक्ति जो थे यह चंदेल वंश से ही संबंधित थे, तो यह गलत हमारा होगा। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय जो थे गुज्जर प्रतिहार, तो सही जो है सुमेलित किया गया है, यह गुज्जर प्रतिहार से संबंधित थे। ठीक, और इसके बाद यदि बात करें भोज की, तो आप सभी जानते हैं यह वाला कि भोज जो है वह किससे संबंधित है, तो यह परमार वंश से संबंधित थे, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट केवल हमारे सही हो पाते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को देखने का हमारा यही मकसद है कि इम्पॉर्टेंट जो राजा होते हैं जो कि हमारी दृष्टि से रिवीजन करते टाइम छूट जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना जो है हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, तो जो कोई भी इम्पॉर्टेंट जो राजा हुए हैं उनके वंश का नाम याद रखना वह इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह इन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं और अपनी आने वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटजीज को देख के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित। तो यह कुछ बेसिक चीजें हैं उसको देखते हैं। तो दिया गया है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। न्यायिक जो दंड होता था उसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जो है वह दास हो सकता था। इसके अलावा देखें तो स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो यह सही है दिख रहा है। इसके अलावा यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का जो है वह पिता हो तो उस पुत्र को जो है मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, यह भी सही है। तो इस प्रकार देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, बाकी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन यदि हम देखें तो यह जो है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वह आए हैं दासों से संबंधित, जैसे कि एक बार ह्वेन सांग और उसके अलावा जो इरेटोस्थनीज था उसके विवरण को लेकर भी पूछा गया था। तो यानी कि उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि उसके अनुसार यानी कि इरेटोस्थनीज के अनुसार जो भारत में वह दास प्रथा है ही नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बने हैं, तो रिवीजन करते समय जो है हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी जो है वह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2021 जो है वह देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 2021 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों से जो है वह नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। तो इम्पॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है। आपने जो है वह हड़प्पाकालीन जो है कई स्थल पढ़े होंगे, तो उसको पढ़ते समय आपको विभिन्न जो है वह स्थल जो कि हमेशा जो है किसी भी बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो और उनसे संबंधित जो भी कुछ विशेषताएं होती है स्टूडेंट वह जो है आप पढ़ते हैं। तो यह जो उपरोक्त जो स्टेटमेंट लिखा है वह किससे संबंधित है, तो वह धौलावीरा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को देखने का यही मकसद हमारा हुआ कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो लगातार हमने बताया कि जो प्लेसेस होते हैं, स्थान होते हैं, उनकी विशेषताओं से संबंधित जो है वह क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी रिवीजन की उसमें इसको हमें शामिल करना होगा।
कि इसको अच्छे से जो है हम रिवाइज करें कि किस प्रकार से कोई भी प्राचीन काल में यदि स्थल हमें देखने को मिला उसका नाम, तो उस नाम को हम तुरंत नोट करें, रिवाइज करें और उसकी क्या विशेषताएं रही हैं उसको देखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट है गुप्त वंश के जो है वह पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन, यानी कि जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा तब के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का जो है वह शासन था, यानी कि विशेषकर उत्तर भारत से क्वेश्चन है। और जब गुप्त वंश का पतन हुआ, लगभग गुप्त वंश का कब पतन हुआ, तो लगभग 540 ईस्वी करीब। ठीक, 540 ईस्वी करीब। और हर्षवर्धन कब बैठा, तो 606 ईस्वी में बैठा। ठीक, तो इसके बीच जो है उत्तर भारत में कौन कौन से जो है स्टूडेंट राजा जो थे वह उन्होंने कौन कौन से वंश जो थे उन्होंने शासन किया। तो बात करें तो मगध के गुप्त, तो यह इंपॉर्टेंट है। मगध में जो है उत्तर भारत में मगध के जो है वह गुप्त जो थे स्टूडेंट, इन्होंने शासन किया था। इसके बाद मालवा के परमार की बात करें तो मालवा जो है वह दक्कन का रीजन है, तो यह उत्तर भारत में आता ही नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर देख सकते हैं। इसको एलिमिनेट करने से हमारा ऑप्शन ए और सी कट जाता है। ठीक, और ऑप्शन डी में एक है ही नहीं, जबकि एक मगध के गुप्त जो थे उसको हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। थानेश्वर के पुष्यभूत भी थे, यानी कि जो हर्षवर्धन थे यह खुद पुष्यभूत से संबंधित थे, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट था जो कि इनके पिता श्रीगुप्त के द्वारा जो है वह स्थापित हुआ था, तो यह भी था। तो यह सारे ऑप्शन डी में है ही नहीं, तो यह भी एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी आप सही कर सकते हैं। तो अगर आप एक दो को भी आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इजी हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसको आप जो है वह ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आ गया कि स्थान, आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक स्थान और उसकी जो विशेषता थी यानी कि किससे संबंधित था, तो इंपॉर्टेंट है लगातार हमारे लिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि बुर्जहोम यह एक स्थान था, एक प्रकार की स्थलाकृति। आप लगातार इसको पढ़ते होंगे पाषाण कालीन में। तो यह एक शैलकृत देव मंदिर क्या था, तो गलत, यह शैलकृत देव मंदिर नहीं था, जबकि यह समाधान की जो एक पद्धति होती थी उससे संबंधित होता था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह गलत हो जाता है। तो एक के गलत होने से ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं। देखते हैं चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ की बात करें हम तो यह टेराकोटा जो है वह कला से संबंधित था, तो यह स्टेटमेंट हमारा जो है वह सही है। नेक्स्ट है गणेश्वर। गणेश्वर के बारे में भी देखते हैं लगातार। ताम्र कलाकृतियां संबंधित है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। तो जो है वह जो तीसरा जो मिलान है वह भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जो स्थान रहे हैं प्राचीन भारत से संबंधित, उनसे क्वेश्चन उठा रहा है यूपीएससी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह कथन सही है। तो स्टेटमेंट दिया गया है कि मिताक्षरा जो है वो ऊंची जात की सिविल विधि थी। तो आप इसको देखकर ध्यान रख सकते हैं, यदि मिताक्षरा के बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी ली हो कि यह जो है वह जातिगत जो है विभाजन इनमें था ही नहीं, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, नियम सेम समान थे। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मिताक्षरा व्यवस्था में जो है पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का जो है वह दावा कर सकते हैं, करेक्ट है। आगे दिया गया है कि जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर दावा का अधिकार कर सकता है, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट ओवरऑल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मिताक्षरा व्यवस्था, आप इसको यदि करेक्ट जो है वह आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आगे का जो है वह ऑप्शन की फ्रेमिंग इसी प्रकार से है। तो आप देखेंगे कुल मिला के तीसरा स्टेटमेंट यही कर रहा है कि जो मिताक्षरा है वह संपत्ति में केवल पुरुष को जो है वह अधिकार देती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था महिला पुरुष दोनों को देती है। तो स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वह आ रहे हैं। नेक्स्ट 2020 के क्वेश्चनों को हम देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन 2020 में हमें देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित होता है। तो हुंडी वर्तमान में भी प्रचलन में है, आप इसको देख सकते हैं कि एक जो है वह एक्सचेंज पेपर यानी विनिमय जो है वह पत्र होता था। ठीक, तो ये फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट है और यह एक एक्सचेंज जो है वह पेपर के रूप में प्रयुक्त होता था। तो ऑप्शन सी आसान था, इसको आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या थे। तो यदि आप देखेंगे कुल्ल्यावाप और द्रोणवाप, तो आप यदि इनमें से कुल्ल्यावाप जो है वह ना भी जानते हो तो आप द्रोणवाप को आपने यदि थोड़ा सा इंसिडेंट पे ध्यान दिया होगा तो इसको देखा होगा कि यह कुछ माप से संबंधित जो है वह है। तो इसको जो है वह ध्यान में रखकर इसका भी जो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह भूमाप से संबंधित जो है वह यह हो सकता है। तो आप यहाँ भी आसान था, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते थे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि हमें न तो रिवीजन के टाइम पे मिलेंगे और न ही कोई भी बुक पढ़ें वहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के ध्यान से देखेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। अभिलेख में क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यानी कि तो यह इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वह किसके द्वारा जो है वह यदि हम देखें तो यह दिया गया था, तो जो धर्म था उससे संबंधित रिलेटेड जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो तो उससे संबंधित जो है वह क्वेश्चन लगातार एग्जाम में जो है वह बन रहे हैं। और बात यदि आए अभिलेखों की तो आप जानते हैं कि अपने जो है वह प्रजा से निरंतर अभिलेखों के माध्यम से संवाद स्थापित करने वाला एक ही राजा था और वह कौन था, वह था अशोक। तो इससे आप जो है वह इस जो है वह क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होंगे आप न तो किसी बुक में पाएंगे और न ही डायरेक्ट आप इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वह यदि थोड़ा देखो कि अशोक ही एकमात्र ऐसा शासक था जो कि अभिलेखों का उल्लेख तो कई राजाओं ने किया लेकिन प्रजा से डायरेक्ट संवाद के उद्देश्य से सिर्फ अशोक ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आप देखेंगे कि प्रसिद्ध स्थल आया और वर्तमान में की क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि कुछ स्थल हैं, स्थानेश्वर जैसे हुआ, आप देखेंगे कि स्थानेश्वर गिरिनगर, स्थानेश्वर का गिरिनगर गुजरात में यह दिख रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 होने के साथ ही आपके ये दोनों जो है स्टेटमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा द्वार समुद्र महाराष्ट्र, यह गलत है, द्वार समुद्र जो महाराष्ट्र यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा भिलसा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार के जो है जो स्थल होते हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित, आप लगातार हम उसको आपको बता रहे हैं कि जो कोई भी स्थल जो है रिवीजन टाइम आपको दिखे उसको फौरन ही रिवीजन कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, जो है वह इम्पॉर्टेंट हो सकता है और उसकी जो विशेषता है वह कहाँ से संबंधित था, उसकी विशेषता क्या हो सकती है, तो उसको आप जो है वह नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगातार जो है आप देख रहे हैं कि बन रहे हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह तो होगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटाशाल, कदूरा और चौल किस लिए जो है वह यह किस लिए जो है वह विख्यात थे। तो घंटासाल जो था, कदूरा, चौल देखेंगे तो यह
बंदरगाह थे, क्या थे, विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह थे। तो इस प्रकार जो है बंदरगाहों से लगातार क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो स्थान और बंदरगाह, इन दोनों का रिलेशन जो है काफी अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे, आप PYQ भी देख लीजिए, एक आध अगर फंसना होगा तो उसमें से फंस जाएगा और उसके आधार पर आप जो है वह पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, तो यह स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट 2019 का जो है वह क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा स्थल इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो चन्हुदड़ो तो हड़प्पा है, कोटदजी भी हड़प्पा आपको देखने को मिलेगा, सोहगौरा जो है हड़प्पा नहीं है स्टूडेंट, देसलपुर भी जो है हड़प्पा जो है। तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी आसान क्वेश्चन था, आप यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते थे। तो सी क्वेश्चन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के जो है प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित किया गया है, यानी कि पूछा गया है विशेष रूप से कि कौन सा ऐसा जो स्थल है जिसमें जो है वह अशोक को राजा अशोक के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसको आप जो है वह कंगन हल्ली का जो अभिलेख है स्टूडेंट, वहां पे जो है वह राजा को जो है वो स्टूडेंट अशोक को जो है वह राजा अशोक के नाम से जो है वह रूप चित्रित उनका किया गया है। और कंगन हल्ली आप इसको ध्यान में रखिए, वर्तमान में यह कर्नाटक में जो है वह स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार का जो है वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो अशोक से रिलेटेड बुद्धिज्म, जैनिज्म और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वह राजवंश, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो बलात्श्रम जो है वह के संदर्भ में, गुप्त काल में जो बलात्श्रम था उसके संबंध में कथन। तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा रचित जो है वह जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, किसे, विष्टि को। तो विष्टि जो बलात्श्रम था ये जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर था। तो यह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बाकी स्टेटमेंट जो है वह रॉन्ग है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वह, यानी कि पर्सनल कोई डेंसिटी हो तो उस जो डेंसिटी हो उससे संबंधित जो है स्टूडेंट, उसकी विशेषता, उसकी फिलॉसफी क्या थी, उससे संबंधित जो है वह जो लिटरेचरल डेवलपमेंट था यानी कि साहित्यिक जो उसका विकास था, तो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2024 से 2019 तक पूरा का पूरा हमने जो क्वेश्चंस आए थे प्राचीन भारत से संबंधित, उसको जो है स्टूडेंट हमने देखा। वहाँ पे हमने यह ट्रेंड समझने की कोशिश की कि 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से जो है वह क्वेश्चन लगातार फेमिंग उसकी हो रही है। जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म से एक एक क्वेश्चन हमको देखने को मिले अक्सर कि हर साल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थान से क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत से संबंधित जो कुछ स्थान थे उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यदि आपको देखने को मिले पढ़ाई करते समय तो आप उसको जो है वह अवश्य ध्यान में रख लीजिए। ठीक, इसके अलावा स्टूडेंट प्राचीन भारत में प्रचलित सिक्कों से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। राजवंश हैं, उनकी हायरार्की आप देख लीजिए। राजवंश के जो इंपॉर्टेंट राजवंश हैं उनके राजाओं की जो है वह उनका क्रम आप देख लीजिए कि किस क्रम में वह आए। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं जो कि रिवीजन करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार इस पूरे सेशन को जो है वह हमें पढ़ने का सिर्फ यही मकसद था कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि पूरा सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक करें। मिलते हैं
नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।